फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम इसमें क्लास 12th की फ़िज़िक्स के अनसॉल्व्ड पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। और इससे पहले हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमने पढ़ लिए थे इसमें। और इसमें हम फिजिक्स का सेट 1 जिसका पेपर कोड है 346 JS का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और एक एक नंबर के इसमें MCQs और अति लघु हमने उत्तरीय प्रश्न कर लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे ये पेपर दिख रहा होगा। इसमें खंड वा हमने पूरा कर लिया था। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे खंड सा, सेक्शन C, जिसका तीसरे का क्वेश्चन है। इसमें परमाणु के रदरफोर्ड की मुख्य कमियां क्या हैं, ये हमें लिखना है 2 नंबर में। परमाणु के रदरफोर्ड की मुख्य कमियां क्या हैं। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर 12 से लिया गया है जिसका नाम है परमाणु। और आपको याद हो मैंने आपको यहाँ रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था और उसमें 2 प्रमुख कमियों के बारे में बताया था। पहली कमी क्या होती है? पहली कमी होती है हमारी परमाणु के अस्तित्व के संबंध में। परमाणु के अस्तित्व के संबंध में जैसा कि हम जानते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? गति करता रहता है, घूमता रहता है। तो होना ये चाहिए था जब भी कोई कण घूमता है तो घूमते घूमते इसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए, ऊर्जा का लॉस होना चाहिए। और लगातार इस इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो कम होती जानी चाहिए। और अंततः उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं परमाणु हमारा कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो एक कमी तो इसकी ये है। दूसरी कमी इसकी ये है जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं बता पाया था, स्पेक्ट्रम के बारे में, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो आपको याद हो एक चैप्टर 8 में हम लोग पढ़े थे मैक्सवेल की समीकरण। तो जब भी कोई त्वरित आवेश, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो त्वरित हो गया, त्वरित आवेश गति करता है तो ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो ये जब ये ऊर्जा लगातार उत्सर्जित हो रही है तो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त कैसा होना चाहिए था? एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन स्पेक्ट्रम सतत ना होकर कैसा होता है? रेखीय होता है। ठीक है। तो ये 2 बातें हैं इस नियम की, इस परमाणु सिद्धांत की, जो सबसे बड़ी कमियां हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे इसमें। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्न 2 कमियां होती हैं। ये आपको 12 चैप्टर में मिल जाएगा, परमाणु चैप्टर में। सबसे पहली कमी होती है परमाणु के अस्तित्व के संबंध में। होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर लगातार घूमने से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा उत्सर्जित होती रहेगी। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है, जब ऊर्जा घटेगी तो त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी और लास्ट में क्या होना चाहिए? उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। और जहाँ नाभिक में गिरा इलेक्ट्रॉन वहाँ परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाना चाहिए था? समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसमें परमाणु कैसा होता है? हमारा स्थायी होता है। इसको जो है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। तो एक सबसे बड़ी कमी इसकी ये है। और दूसरी है इसके स्पेक्ट्रम के संबंध में। इलेक्ट्रॉन के लगातार घूमने से ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होता रहेगा। इस प्रकार जो प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए था? सतत होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। लेकिन कॉन्टिन्यूस ना होकर कैसा होता है? ये रेखीय होता है। तो ये 2 इसकी प्रमुख कमियां हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम उसके बाद तीसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरे का खा। इसमें लिखा है एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। और इसके लिए हमें एक छोटा सा इसमें डायग्राम दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना है? इस डायग्राम को जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं भी यहाँ क्या करता हूँ? डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमें डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। और ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। इस प्रकार ये इसकी प्रकाशिक अक्ष हो जाएगी, ये प्रकाशिक अक्ष हो जाएगी इसकी। और यहाँ से ये कुछ प्रकाश की किरणें इस प्रकार आपतित हो रही हैं।
इस लेंस के ऊपर ये इस प्रकार कुछ आपतित हो रही है चित्रानुसार, ये कुछ ऐसे आपतित हो रही है यहाँ पर, ये कुछ ऐसे, और यहाँ से फिर डॉटेड लाइन में आगे बढ़ी है। यहाँ कहीं पॉइंट O है और ये C पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये U बराबर हमें दे रखा है, कितना है ये आपका U बराबर है, U बराबर 10 सेंटीमीटर, U बराबर 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और इसमें हमें क्या दे रखा है, और इस लेंस की हमें फोकस दूरी दी है, और ये वस्तु की दूरी हो जाएगी U बराबर। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और उसका किरण आरेख भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें फोकस दूरी हमें दे रखी है, कितनी है फोकस दूरी, F बराबर कितनी है फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। और आपको ये याद होना चाहिए जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और ये लेंस हमारा कौन सा है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है ये हमारी पॉजिटिव होती है, तो प्लस में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ही हमें U का मान दे रखा है, U का मान दे रखा है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपने जब इसको पढ़ा होगा ना, तो U का मान हम माइनस में लगाते हैं। U का मान किस में लगाते हैं, माइनस में लगाते हैं। तो U का मान माइनस में लगेगा कि प्लस में लगेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। और ये मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर 9 में आपको मिलेगा चिन्ह परिपाटी। तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कब चीज़ें प्लस में ली जाती हैं, कब चीज़ें माइनस में ली जाती हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हम जितनी भी दूरियां नापते हैं वो इस लेंस के कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से नापते हैं दूरियां, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से हम जितनी भी दूरियां मेजर करते हैं प्रकाशिक केंद्र से मेजर करते हैं। जैसे आप समझो यहाँ पर कोई सिक्का रखा है, ये मैं आपसे पूछूं इस लेंस से बताओ कितनी दूरी पर है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब हमेशा इसके कहाँ से नापी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हैं अभी हम, वस्तु कहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो हमें इधर जाना पड़ेगा। दो तरीके हैं इसको समझने के, आपको इधर जाना पड़ेगा, और जबकि प्रकाश की किरण भी किधर जा रही है, वो भी इसी तरफ जा रही है। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरफ हम दूरी नापने जा रहे हैं, उसी तरफ प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो लिखा जाता है प्लस में। या ऐसे भी आप समझ सकते हो, हम लोग यहाँ पर हैं और हम जा रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ क्या होता है, सीधे ये हमारी देखो x है, ये माइनस x है, ये y है और ये माइनस y है। तो हम यहाँ पर हैं, तो इधर से अगर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो सारी दूरियां प्लस में नापी जाएंगी। तो यहाँ पर हमें इसको भी किस में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। और यहाँ से मुझे क्या करना है, b की वैल्यू को फाइंड करना है। v की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे v की वैल्यू, v की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें लगा देंगे लेंस समीकरण से। यहाँ लगा देता हूँ मैं लेंस समीकरण से। लेंस समीकरण से क्या होती है लेंस समीकरण, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। तो f की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 20 है, लगा दी मैंने यहाँ पर, इक्वल टू 1/v लगा दिया, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 को उठा के इधर ले आते हैं, क्योंकि मेरे को जो है v की वैल्यू को फाइंड करना है। 1/v, इसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+2 इक्वल टू 1/v। तो b बराबर हो जाएगा ये 20/3। इसको जब भाग करेंगे तो 6.67 ये सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमें इसमें ज्ञात करना है इसका किरण आरेख, कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको भी मैं प्रदर्शित कर देता हूँ। देखिए ये कहाँ बनेगा, तो ये दूरी कितनी है 10, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं इसको। ये हमारा क्या बना है, ये प्रतिबिंब बना है, और यहाँ से ऐसे में क्या करूँगा, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन ये प्रदर्शित कर दूंगा। तो ये इसका किरण आरेख हो जाएगा जो प्रतिबिंब हमारा बना है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, b बराबर ये हो जाएगी 6.67 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे निकल गया वो, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये कितना, b बराबर 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे तीसरे का गा, तो पहले आप इसको नोट कर लें। तीसरे का गा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं,
इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र अवयव लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 8। ये पूरा हमारा एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, जब कोई त्वरित आवेश या दोलन करता हुआ आवेश होता है तो उसके प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तलों के लंबवत एक तरंग का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये तरंग की जो दिशा होती है वो दोनों वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसे हम आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है ये हमारा तीसरे का कौन सा क्वेश्चन था, ये तीसरे का हमारा, इसमें गा वाला पार्ट है, गा, तीसरे का गा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमें बताना है क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। तो क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, त्वरित आवेश या दोलन करता हुआ आवेश या दोलन करता हुआ आवेश वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तब वैद्युत क्षेत्र के कंपनों व चुंबकीय क्षेत्रों के कंपनों के लंबवत एक तरंग संचरित होती है, लंबवत एक तरंग संचरित होती है जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक। और इसके बारे में जो खोज करी थी वो मैक्सवेल ने खोज करी थी। इसके बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने बताया था। इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। छोटा सा मैं यहाँ इसका किरण आरेख बना देता हूँ। किरण आरेख कैसे बनता है, इस तरीके से आप ये नीचे इसका किरण आरेख बना के दिखा देंगे। ये हमारी क्या हो गई, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी जेड हो गई। इस पे हमारा क्या है, इस पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है,
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कंपनी यहाँ है, वैद्युत क्षेत्र कंपनी यहाँ पर है। और ये कुछ इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ से तरंग क्या होती है हमारी संचरित होती है ऐसे, ठीक, ऐसे तरंग संचरित होती है, ये कुछ ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंपन दिखा देता हूँ, इस तरंग में देखिए ये वैद्युत क्षेत्र कंपन है, ये इस टाइप से, ये इसका डायग्राम हो जाएगा तरंगों का। तो ऐसे हम लोग इसको प्रदर्शित कर देंगे। और यहाँ पर इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों को क्या बताने थे, अवयव भी लिखने थे। तो यहाँ अवयव हम लोग लिख सकते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। और यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका आरेख हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के क्या हो गए, अवयव हो गए। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। तीसरे का घ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको चैप्टर 4 में मिलेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका हमें फॉर्मूला जो है प्राप्त करना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए पहले हमें चुंबकीय द्विध्रुव को समझना पड़ेगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा चुंबकीय द्विध्रुव, ये एक चुंबक है, और ये चुंबक के क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्रावल्य, चुंबकीय प्रावल्य। प्रावल्य का मतलब होता है किसी चुंबक के द्वारा किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसके प्रावल्य कहते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी को मैं मान ले रहा हूँ कितना, ये 2L है, ये कितना है 2L है। तो क्या लिखेंगे, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के, किसी चुंबकीय, या लिख देते हैं किसी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक प्रावल्य का मान और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल M से हम लोग लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M इक्वल टू किसी एक का मान, तो M आ गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L। तो ये हो गया इनका एक फॉर्मूला। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव ये तो हमारा चुंबक के लिए आ गया, एक कुंडली के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें कुंडली के लिए, जैसे ये हमारे पास कोई कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है, ये इसका सेंटर है, और इसमें क्या है, धारा प्रवाहित है जो हमारी हो रही है I धारा प्रवाहित हो रही है। और मान लेते हैं इसमें जो फेरों की संख्या है वो N है, और इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। तब इस कंडीशन में जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कुंडली के लिए, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये है कुंडली के लिए, ये है कुंडली के लिए, ये हमारा कुंडली के लिए है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, ये M बराबर NIA। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, ये कुंडली के लिए हो जाएगा, जहाँ पर ये जो N है ये हमारी इस कुंडली में फेरों की संख्या है, I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, और A क्या है, इस कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण अदिश राशि है कि सदिश राशि है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, इस आपके इंटर की फिजिक्स में जितने भी आघूर्ण हैं, जैसे चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सब सदिश होते हैं। सदिश क्या होते हैं? सदिश होते हैं। तो ये कैसी राशि है, इसी के नीचे आप लिख देना, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। ये सदिश राशि है। इसके अगर मैं मात्रक की बात करूं तो n हमारा ये फेरों की संख्या, ये संख्या का कोई मात्रक होगा नहीं। I है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर इनटू, और A क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारे क्या है, ये तीसरे वाले जो सेक्शन सी था हमारा, इसमें ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन निपट गए हैं। अब इसमें हमारे स्टार्ट होंगे 3-3 नंबर के प्रश्न। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा खंड दा है, सेक्शन डी, जिसमें चौथे का पहला क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये चैप्टर 1 से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपने पढ़ी होंगी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये एक हमें प्रूफ करना है इसमें, और ये क्वेश्चन है हमारा 4th का। इसमें एक हमें तार लेना है और इस तार के कारण हमें इसमें ज्ञात करना है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक तार ले लिया, और मान लेते हैं इस तार की लंबाई के ऊपर, ये L लंबाई का तार है, इसकी लंबाई के ऊपर क्या है, ये Q आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। L लंबाई का ये तार है और Q आवेश इस तार के ऊपर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस तार से मान लेते हैं हमें यहाँ कहीं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ कहीं पर हमें ये वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर कितनी दूरी पर है ये r दूरी पर है, ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसका प्रयोग करते हुए? गॉस के नियम का, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए। लेकिन अगर आपको याद हो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस ने ये बताया था कि जब भी आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे गॉस की प्रमेय का यूज़ करके, तो आपको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। ठीक है, क्या खींचेंगे हम लोग? गॉसियन पृष्ठ। और किधर से होते हुए खींचा जाता है? ये एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ होता है। आपको मैंने ये चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक प्रकार का ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ होता है, जो कि हमें क्या करना है, और ये इस तार के लिए जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार। कैसा पृष्ठ होगा? एक प्रकार का बेलनाकार पृष्ठ होगा ये। तो ऐसे मैं इसको बना देता हूँ, ये एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया। ठीक, तो इस प्रकार का ये पृष्ठ खींचता है, एक तार के लिए पृष्ठ खींचते हैं हम लोग बेलनाकार। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या रहने वाली है? L लंबाई रहने वाली है, L लंबाई है। तो इतना पहले आप इसमें लिख लेना कि माना एक L लंबाई का तार है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तार से r दूरी पर हमें बिंदु P पर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से होते हुए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये आप लिख लेना इसमें। ठीक है, मैं आगे से प्रूफ कर रहा हूँ, इसमें मैंने बोल दिया है, आप ये इससे लिख सकते हो। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अतः रेखीय आवेश घनत्व, पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व अगर आपको याद हो, 3 प्रकार के हमारे जो हैं घनत्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। ये मैंने आपको
आवेश के सतत वितरण में मैंने आपको बताया था ये। तो रेखीय आवेश घनत्व मैंने क्यों निकाल रहा हूँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यों नहीं निकाला, आयतन आवेश घनत्व क्यों नहीं निकाला, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो आवेश बटा है ना, ये तार की लंबाई के ऊपर बटा है। तो जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई में होता है, एक सीधी रेखा में होता है, तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। जब आवेश हमारा किसी पृष्ठ में होता है तो वहाँ निकलता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और जब आवेश हमारा किसी आयतन में होता है तो उससे तब निकालते हैं आयतन आवेश घनत्व। फिलहाल मुझे यहाँ क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से। कितना आवेश है टोटल, Q आवेश है, और कितनी लंबाई पे बटा है, ये आपका L लंबाई पर बटा है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, रेखीय आवेश घनत्व को यहाँ से निकाल लिया। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ प्रूफ करना है, इस पॉइंट पर, इस बिंदु P पर क्या करना है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लूँगा। मैं क्या ले लूँगा, मैं अल्पांश। मैंने अल्पांश ले लिया, और ये अल्पांश ये क्या है, dA है। और इसी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं भी इधर से निकल रही होंगी, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ इस आवेश की वजह से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सभी तरफ फैल रही होंगी, मतलब यहाँ से भी हमारा कुछ फ्लक्स बाहर निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया, जो कि किधर है, ऊपर की तरफ है, क्या, dA, और वैद्युत बल रेखाएं किधर हैं, इस तरफ हैं, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा हमारा यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही एक अल्पांश मैं इधर ले लेता हूँ वक्र पृष्ठ पर, यहाँ पर मैंने एक अल्पांश ले लिया, इसका dA किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ये, और ये E किधर आ जाएगा, इसका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। और इतना करने के बाद में मैं सीधा क्या करता हूँ, गॉस की प्रमेय लगा देता हूँ। आप भी इसमें ऐसे ही करके आइएगा एग्जाम में। जब पूरा का पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन वहाँ चैप्टर 1 की आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपकी गॉस की प्रमेय में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं और लगाते हैं गॉस की प्रमेय से। ये करने के बाद में हम लगाएंगे इसमें गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होती है, गॉस की प्रमेय कि फाई जो होता है वो कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है ना, कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गॉस की प्रमेय। अब अगर मैं बात करूं तो फाई बराबर हम लोग पढ़ते हैं, ये फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। तो यहां मैं लगा दूंगा EDA cos थीटा, इधर आ जाएगा हमारा Q/ε0। लेकिन अगर हम ये ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पर ये जो पृष्ठ है 3 जगह से फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है फ्लक्स, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, और यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। यहाँ ये पूरा एक ही होगा ना, ये जैसे बेलन है तो ये बेलन का पूरा क्या हो गया, हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। और ये कौन से पृष्ठ है, हमारे समतल पृष्ठ है, ये हमारा समतल पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसके लिए, कैसे कहाँ पर निकलेगा फ्लक्स हमारा, कहाँ से निकल रहा है फ्लक्स। एक तो हमारा यहाँ से निकलेगा EDA cos, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 के लगा दी यहाँ पर। और कहाँ से निकल रहा है, प्लस कर दिया, यहाँ से भी निकल रहा है EDA cos 90, और कहाँ से निकल रहा है फ्लक्स, और यहाँ से निकल रहा है EDA cos 0, और इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे की जगह पे हमने ये लगा दिया, ऊपर क्या जाएगा, ये Q/ε0। अब आप जानते हो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पद भी हमारा 0 हो जाएगा, और cos 90 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से बचेगा EDA, और cos 0 आपकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू Q/ε0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से E को मैं बाहर ले लूँगा, क्योंकि E का मान इस पूरे पे क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये हो जाएगा DA इक्वल टू Q/ε0। तो DA का समाकलन क्या होता है, A होता है इक्वल टू π/ε0।
अब हमें ए की यहाँ पर हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी। ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, इसका समतल पृष्ठ कितना होता है, ए बराबर कितना होता है 2πr_l। 2πr_l ए की जगह पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 2πr_l। यहाँ हो जाएगा आपका ई इंटू में 2πr_l इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आ जाएगा ये आपका 1 और ये एल क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू अपॉन एल क्या लिखे थे हम लोग, क्यू अपॉन एल क्या लिखे थे, लैम्डा लिखे थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2πr और लैम्डा अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट भी मैं यहीं कर देता हूँ, इसको इधर एप्सिलॉन नॉट इधर और आर में ले गया इधर। लेकिन हमें ना इसकी वैल्यू पता होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पर है 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे जिससे कि 4 बन जाए, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तब हमारा ये क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बटे में आर। और यही हमारा क्या निकल के आता है, यही हमारा आंसर है और यही हमारा क्या हो चुका है, इसमें प्रूफ हो चुका है। तो ये आपसे करने के लिए पूछा गया था। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये लास्ट ईयर के पेपर में जो दिया गया है ये गॉस की प्रमेय का ये तार के लिए अनुप्रयोग पूछा है। और भी होते हैं इसमें चालक प्लेट के लिए, या चालक प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, या फिर चालक गोला, इनमें से किसी का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथे का खा, इसमें लिखा है परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए और इसकी क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी, तो ये चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर 9 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग जो है प्रकाशिक यंत्र पढ़ते हैं, जिसमें खगोलीय दूरदर्शी और आपका जिसको अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, उसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं परावर्ती दूरदर्शी। चैप्टर 9 में आपको मिलेगा ये। तो परावर्ती दूरदर्शी का हमें रे डायग्राम बनाना है और उसकी क्रिया विधि को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। यहाँ पर परावर्ती जो दूरदर्शी होता है, ये हमारा अपवर्ती दूरदर्शी का एक संशोधित रूप होता है, करेक्टेड रूप होता है। ये किसका, अपवर्ती दूरदर्शी का। तो अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी से परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, अच्छा होता है। उसका रीज़न क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है, उसमें लेंसों का यूज़ करते हैं। तो लेंसों का यूज़ होने के कारण क्या होता है, उसमें वर्ल्ड विपतन और गोलीय विपतन के दो दोष होने के कारण हमारे जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं। अगर आप ये टॉपिक और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर 9 और बिल्कुल लास्ट वीडियो है उसको आप देख लेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। लेकिन ऐसा हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं पूरा बताऊँगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसका जो है रे डायग्राम बनाता हूँ। तो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथे का खा है। इसमें ये चौथे का खा वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, परावर्ती दूरदर्शी में लेंसों के स्थान पर दर्पणों का यूज करते हैं। मैं इसका किरण आरेख बनाता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभिदृश्य की जगह क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। इसके अंदर ये अवतल दर्पण है और ये हमारा कैसा होता है, ये एक परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। ये ले लिया हमने परवलयाकार अवतल दर्पण, और ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें ये जो हमारा दर्पण है ये आपको गोलाकार लग रहा होगा, लेकिन ये हमारा होता है परवलयाकार। और इसमें ये दूरदर्शी है तो हमारी वस्तु कहाँ स्थित होगी, अनंत पर हमारी वस्तु कहीं रखी होगी। तो मान लेते हैं उससे ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। यहाँ पर ये टकराने के बाद ऐसे चली गई, एक किरण ये आपतित हुई, ये टकराने के बाद यहाँ आ गई। और ये कितने एंगल पर, ये मान लेते हैं अल्फा एंगल पर ही हो रहा है। और ये दोनों किरणें जब यहाँ पर मिल रही हैं तो यहीं पर इनका क्या बन जाएगा, एक प्रतिबिंब बनेगा
और यहाँ कहीं हमारी वस्तु रखी होगी ए और बी, ए बी ये कोई वस्तु रखी होगी, यहाँ कहीं इनका प्रतिबिंब बना है। अब इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे। अब देखने के लिए हमें किसी लेंस को लगाना पड़ेगा। अब एक लेंस हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से हम लोग इसको, इस प्रतिबिंब को देख लें, इस प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ से देख लें। लेकिन अगर हम लेंस यहाँ पर लगाते हैं ना, तो होगा क्या, ये जो किरणें इस पर आपतित हो रही हैं इसके रास्ते में आ जाएगा ये लेंस। तो हम इसको यहाँ ना लगा के कहाँ लगाएंगे, इस प्रतिबिंब को हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इस प्रतिबिंब को इस ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस प्रतिबिंब को यहाँ से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक जो है समतल दर्पण होता है इस टाइप से, और समतल दर्पण में एक ख़ास बात ये होती है, अगर हम इस पर एक 45 डिग्री के कोण पर एक किरण को आपतित कराएं, 45 डिग्री के कोण पर, तो ये 45 डिग्री के कोण पर ही क्या हो जाती है, अपवर्तित भी, परावर्तित भी हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रास्ते में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक समतल दर्पण रखेंगे ऐसे, ये हमने एक समतल दर्पण यहाँ रख दिया है, और समतल दर्पण को हम लोग इस प्रकार रखेंगे कि ये जो किरण आपतित हो रही है ये वाली, ये 45 डिग्री के कोण पर आपतित हो, और यहाँ से ये फिर 45 डिग्री के कोण पर यहाँ चली जाए फिर ये, और ये टकरा के कहाँ जाए, ये टकरा के फिर इधर आ जाए ऐसे। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये किरणें देखिए यहाँ पर भी मिल रही है, तो एक प्रतिबिंब का यहाँ पर भी बनेगा, और यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक हम लोग लेंस रखकर और इसको आपतित करा लेते हैं इसके ऊपर। तो हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं ऐसे बन जाएगी, देखिएगा ये ऐसे इसकी कहीं फाइनल इमेज बनेगी, ऐसे यहाँ कहीं हमारी फाइनल इमेज ये बनेगी, ठीक है। ये हमारी इसकी क्या बनेगी, फाइनल इमेज, ये हमारी इसकी फाइनल इमेज आ गई। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसका ये डायग्राम जो है ड्रॉ करना है, रे डायग्राम इसका ड्रॉ करना है, और उसके बाद फिर आप इसमें लिख ही लेंगे कि इसमें एक अभिदृश्यक लेंस, पहले इसकी यहाँ परिभाषा लिखना क्या होती है, परावर्ती दूरदर्शी की परिभाषा क्या होती है, यह अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप होता है, और इसमें अभिदृश्यक के स्थान पर एक लेंस का हम लोग एक दर्पण का, एक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और ये दर्पण हमारा कैसा होता है, ये हमारा जो है एक प्रकार का बेलनाकार परवलयाकार दर्पण होता है। परवलयाकार देखो क्यों होता है, देखिए ये ऐसा ना हो करके ये थोड़ा सा ऐसा होता है। अब आप देख रहे होगे ये लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। ये अगर होता क्या है, देखिए ये इसकी मुखअक्ष हो गई, यहाँ से अगर प्रकाश की किरण आई तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ से आएगी इधर चली जाएगी, मतलब जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक जगह फोकस हो जाती हैं परवलयाकार लेंस में, परवलयाकार थोड़ी दर्पण में एक जगह क्या होती है, फोकस हो जाती हैं। अब जब एक जगह फोकस होंगी तो प्रतिबिंब हमें क्या होगा, सुस्पष्ट और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो ये रीज़न होता है इसमें। तो यही सब आप इसकी क्रियाविधि लिख सकते हो। फिर हम एक 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण लगाते हैं जिससे कि प्रकाश की किरणें नीचे की ओर आपतित हो जाती हैं। अपने तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सब कुछ लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आपने ये बनाया है इसी को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आगे मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप डायग्राम इसको ड्रॉ कर ले पहले। इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौचुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है लौचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। और ये जो है हमारा चैप्टर 5 से लिया गया है। चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, तो चैप्टर 5 में भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ तो आपको इसको बता ही रहा हूँ। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में बहुत हल्के से, मतलब तनिक से आकर्षित होते हैं। और लौचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, लौचुंबकीय पदार्थ।
मैं ये जो बोल रहा हूँ आप इसको भी लिख सकते हो। और भी हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 कर दें, तो जो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनका जो चुंबकन का जो गुण होता है ये समाप्त हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में भी ऐसा ही होता है, जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को 0 करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करते हैं, वहां पर इन पदार्थों का भी चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। और जो लौचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लेते हैं उसके बाद भी इनके अंदर चुंबकीय गुण रह जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनमें कुछ अंतर। अगर हम बात करूं उनके एग्जाम्पल्स की, तो मैं लिख भी दे रहा हूं उनके बारे में। सबसे पहला ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ का है फोर्थ का गा वाला ये क्वेश्चन है, फोर्थ का गा। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे इसमें प्रतिचुंबकीय, एक तरफ लिख देंगे इसमें अनुचुंबकीय, और एक तरफ आप इसमें क्या लिखेंगे, एक तरफ आप इसमें लिखेंगे लौचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौचुंबकीय वे पदार्थ, ये पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या होते हैं, हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत ही मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत तनिक से, मतलब मामूली से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लौचुंबकीय पदार्थ। तो आप इसमें लिख भी सकते हो पहला पॉइंट, ये पदार्थ मैं लिख दे रहा हूं इसमें, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में मामूली से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। आप वैसे पता कर सकते हो, प्रति से प्रतिकर्षित मतलब चुंबक से दूर जाने वाले, ये क्या हो जाएंगे, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में मामूली से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, मामूली से आकर्षित होते हैं। और इन पदार्थों में ऐसा क्या होगा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे हम इस चुंबकीय क्षेत्र को 0 करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन का गुण समाप्त हो जाता है, चुंबकन का गुण समाप्त हो जाता है। सेम पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, सेम, ठीक, इन दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा, आपको ये लिखना है, जैसे सेम नहीं लिखना है। और इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकन का गुण रह जाता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन का गुण
का गुण समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। तो इनका गुण क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। अगर हम तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो इसमें लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें हो जाएगा, पेट्टी चुंबकीय पदार्थों को जब हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब ये उस भाग की ओर आकर्षित होते हैं जिधर का चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख लेना कि इन पदार्थों को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, मामूली से आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, ये ज़्यादा, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, जब इन पदार्थों को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब ये अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से मामूली से आकर्षित होते हैं। और इसमें क्या होगा, मतलब ज़्यादा तीव्रता वाले भाग की ओर ये वाले पदार्थ जो होते हैं तेजी से आकर्षित होते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख लेना इसमें। उसके बाद मैं डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसमें। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे NaCl हो गया इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, Ag हो गया। फिलहाल हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताना था, मैंने यहाँ 2 लिख दिए हैं। अनुचुंबकीय में आप क्या लिख सकते हो, Al लिख सकते हो, Mn लिख सकते हो, ये आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हो गए। और लौ चुंबकीय में आपके होते हैं क्या, FeCO(Ni) या Fe2O3। फिलहाल हमें एक एक बताना था, मैंने यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। हो सकता है 2 एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते तो हम ऐसे इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो ये है पेट्टी चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों में कुछ विभेद। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक का घा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये आपको क्वेश्चन जो है चैप्टर 14 में मिलेगा। अर्धचालक युक्तियाँ जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर चालक, अचालक, अर्धचालक पदार्थों की ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना वहाँ से पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, वहाँ से लिख लेना आप इसको। तो इसको हम लोग देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं और क्या होता है ऊर्जा बैंड के आधार पर। 4 का कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें, घा। ठीक है, इसमें घा वाला ये क्वेश्चन है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें डिस्कस करना है। ठीक, तो मैं यहाँ तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो लिख भी खुद लेंगे। ठीक है, आपको वो वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किसके लिए, चालक पदार्थों के लिए। यहाँ पर मैं चालक के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर चालक, अचालक और तीसरे कौन से हैं इसमें, अर्धचालक। तीनों पदार्थों के लिए मैं एक्सप्लेन करना है क्या, ऊर्जा बैंड के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। तो देखिए होता क्या है, आप जैसा कि हम जानते हैं चालक पदार्थों, अचालक पदार्थों, अर्धचालक पदार्थों, कोई सा भी पदार्थ हो, सभी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, आपस में सहसंयोजी बंध से भी जुड़े होते हैं। तो होता क्या है, जैसे हम अचालक पदार्थों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के बैंड होते हैं। एक बैंड होता है हमारा संयोजी बैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में बंध से जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। ठीक है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे हुए हैं, देखिए ये इस टाइप से ये बंधे हुए हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड। ठीक है, और उसके बाद हमारा इसमें एक बैंड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। ये है हमारा इसमें कौन सा बैंड, ये है चालन बैंड। ये आ गया हमारा इसमें चालन बैंड। ऊपर वाला कौन सा है, ये हमारा चालन बैंड है, चालन बैंड। और बीच में आपको ये जो जगह खाली दिख रही है, ये वाली, ये जो आपको गैप दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। इसको बोला जाता है ऊर्जा अंतराल या निश्चित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, ईजी से इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो अचालक पदार्थ होते हैं हमारे, इनके लिए ईजी का मान, एनर्जी जो गैप है, ये सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो संयोजी बैंड क्या होता है, जिसमें किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बंध से जुड़े रहते हैं।
उन्हें हम संयोजी बैंड कहते हैं। और चालन बैंड क्या होता है? जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। उसे क्या बोलते हैं? चालन बैंड। तो चालन बैंड की शर्त यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन अचालक जो पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थों में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी पहुँचेगा जब हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दें, इससे अधिक ऊर्जा दें, इससे अधिक क्या दें? ऊर्जा दें। और इतनी ऊर्जा देना किसी भी अचालक पदार्थ के लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है, अगर मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाए, तो मैं इसको ऊर्जा दूंगा। आप ऊर्जा इसको कैसे दे सकते हो? या इसको आप गर्म करोगे, इस पर सूर्य का प्रकाश डालोगे तो इसको फोटोन वोटोन प्राप्त हो जाएंगे, है ना। आप सपोज करिए मैं इसको गर्म करके ऊर्जा दे रहा हूँ, तो मैं जैसे इसको गर्म करूँगा तो जैसे ही हम इतनी ऊर्जा पे पहुँचेंगे तो ये मार्कर क्या होगा? ये पिघलना शुरू कर देगा, अपनी अवस्था को चेंज कर लेगा ये। तो कहने का मतलब ये है, जो अचालक पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थों में संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने बड़े, मतलब इस ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए जो अचालक जो पदार्थ होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि ऊर्जा गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये इसको पार करना बहुत मुश्किल काम है अचालक पदार्थों के अचालक पदार्थों में, ठीक है। तो आप इसमें इसी को एक्सप्लेन करके आएंगे। कैसे लिखेंगे? अचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत बड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, जिस कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा को नहीं पा पाते हैं और चालन बैंड हमारा क्या रहता है? पूर्णतः खाली होता है। इसी कारण इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। बस आप इसमें इतना लिख के आएंगे, ठीक। अपने शब्द में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ किसके लिए? चालक पदार्थों के लिए। चालक पदार्थों के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए चालक पदार्थों में क्या होता है? चालक पदार्थों में देखिए क्या होता है, इनमें कुछ स्पेशल काम होता है। ये हमारा कौन सा बैंड? नीचे वाला हमेशा संयोजी बैंड होता है हमारा। ये कौन सा बैंड है? ये है संयोजी बैंड। इसका तो आप लिख ही लेंगे, समझ में भी आ गया होगा। ये यहाँ से भी एक नंबर के क्वेश्चन हो सकता है अगले बार बन जाए। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा अंतराल किसमें होता है? अचालक पदार्थों में होता है। ये है हमारा कौन सा? चालन बैंड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन में थोड़े अलग उससे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा कौन सा बैंड है? ये हमारा चालन बैंड है। ये सॉरी संयोजी बैंड है। तो संयोजी बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब बंध के द्वारा क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या दिखाने वाला हूँ? इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है सही चालन बैंड हो जाएगा ऊपर। ये हो गया हमारा चालन बैंड। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो अचालक पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थों में देखिए ऐसा कुछ होता है, जैसे ये ऊपर वाला क्या है? हमारा चालन बैंड है और नीचे वाला क्या है? संयोजी बैंड है। या तो इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होगा, या फिर ये दोनों जो बैंड होते हैं एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। तो इनमें क्या होता है? ये जो ऊर्जा गैप आपको दिख रहा होगा, सबसे कम ऊर्जा गैप हमारा चालक पदार्थों में होता है और ये लगभग कितना होता है? लगभग 0 के बराबर होता है ये, ठीक। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ये देखिए ओवरलैप हो गया यहाँ पर। ये एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। अब होता क्या है? अब किसी भारी स्रोत से जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यहाँ से इधर कूद जाते हैं, इधर आसानी से कूद जाता है इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ एक बार पहुँच गया, ये हमारा कौन सा बैंड है? ये हमारा चालन बैंड है। यहाँ पर अगर एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मुक्त हो गए। धारा का प्रवाह क्या होता है? बड़ी आसानी से होता है चालक पदार्थों में। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल या तो बहुत कम होता है या दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, जिस कारण किसी बाहरी स्रोत से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलती है तो वह आसानी से चालन बैंड में क्या कर जाते हैं? कूद जाते हैं। और इस प्रकार इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है। तो ये आप लिख लेंगे, मैं इसको नहीं लिखूंगा, बस मैंने समझा दिया है आपको, ठीक। आप इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे इसका लिख लेंगे, जैसा भी आपने समझा है।
और सबसे स्पेशल हम लोग इसमें पढ़ेंगे अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों में देखिए क्या होता है, अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है। अर्धचालक जो हमारे पदार्थ होते हैं इनमें कुछ ऐसी कंडीशन रहती है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन रहती है। ये हमारा कौन सा बैंड है, ये हमारा संयोजी बैंड है, ये हमारा संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड। और ये कौन सा बैंड है हमारा, चालन बैंड। ये हमारा क्या है, चालन बैंड। और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, हमारे बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे, बंध से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इनके बीच में जो ऊर्जा गैप है ये होता है हमारा, ऊर्जा जो गैप है ये लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा कम होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा क्या होगा, कम होगा ये, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही हम इतनी ऊर्जा देते हैं इनको, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम जब हम इनको ऊर्जा देंगे तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहां से इस ऊर्जा अंतराल को पार करके कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में। देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे कहां आ गए, ये आ गए चालन बैंड में। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये केवल स्पेशल टाइप अर्धचालक पदार्थों में ही होता है। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से अपनी जगह को छोड़ता है, जैसे हम सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया, ये यहां से निकल के कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहीं पर एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, जिसको कोटर कहते हैं हिंदी में। क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। अब यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रॉन वहां गए हैं उसकी स्थान पर क्या बन गए होंगे, यहाँ पर ये होल बन गए होंगे ऐसे। अगर मैंने पूरा डार्क बनाया है तो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया है तो ये हमारा ये कोटर है। तो यहाँ क्या बन जाते हैं, कोटर बन जाते हैं। तो जो अर्धचालक हमारे पदार्थ होते हैं इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और संयोजी बैंड में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो कोटरों के कारण होता है। और ये आंशिक रूप से इन पे धनावेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपोजिट होता है ये। तो इस प्रकार हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे किसके लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए। अगर मैं बात करूं अर्धचालक हमारे 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन जो होता है इसके लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऊर्जा अंतराल का मान, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, और 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए। तो ये इन दोनों में खास बात होती है। तो इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें क्या लिखोगे, अर्धचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तो वह छोटे से ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में कूद जाते हैं, और संयोजी बैंड में एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक कोटर बन जाता है, और इस प्रकार चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कारण धारा प्रवाहित होती है, जबकि संयोजी बैंड में कोटरों की संख्या बढ़ जाती है और इसमें कोटरों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। और एक पॉइंट इसमें और सुन लो, जो हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये 0 केल्विन ताप पर व्यवहार करते हैं, किसकी तरह, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह, मतलब एक अचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पे। और जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, इन पदार्थों में ये बंद टूट के इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचते हैं, मतलब इनका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, तभी तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और अगर हम अर्धचालक पदार्थों की बात करें, जब इनका हम ताप बढ़ाते हैं तो इनमें उल्टा होता है मामला। उल्टा क्या होता है, ताप बढ़ाओगे तो इनमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इनका प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगी। ठीक है, तो जो मैंने बोला है तो आप इनके नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट इस चौथे का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें चौथे का अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पीयर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले परिभाषित करना है स्वप्रेरण को। स्वप्रेरण क्या होता है इसको पहले हमें परिभाषित करना है। तो स्वप्रेरकत्व इसको हमें पहले परिभाषित करना है, और फिर इसमें एक हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें एक फॉर्मूला होता है, L बराबर माइनस का E
di अपॉन में dt। अगर हम यहाँ से di अपॉन dt को क्या कर दें, एक कर दें, एकांक बना दें, तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E। L बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि हम कुंडली में धारा परिवर्तन की दर को क्या कर दें, एकांक कर दें, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन की दर को एकांक कर दिया जाए, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व, इसी को बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक, L कहते हैं। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है इसका मात्रक, हेनरी होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक, तो ये इसमें इसकी परिभाषा हो जाएगी। और आगे हमें क्या दे रखा है, इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें दे रखा है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इसी में हमें क्वेश्चन दे रखा है, स्वप्रेरकत्व दिया है, L का मान 0.4 मिली हेनरी है। ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग हेनरी में, मिली की जगह लगा देंगे 10⁻³ ये हो गया आपका हेनरी। इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है हमारा, धारा का मान है डेल्टा टी, बराबर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। और समय हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड में करंट कितनी हो जाती है, ये चेंज होके हमारी हो जाती है 1 एम्पियर, ये हो गई 1 एम्पियर। तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम ये वाला इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये L बराबर माइनस का E di अपॉन dt, ये इसको लगा देंगे हम लोग। L की वैल्यू कितनी है, 0.4 गुणा 10⁻³ इक्वल टू माइनस का E ऐसे ही रहेगा, और di कितना है 1, और dt कितनी है हमारी, ये है 0.1, इसकी गुणा कर देते हैं तो 0.4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 1/0.1 इक्वल टू E। तो इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये, तो कुल मिला के हमारा ये आ जाएगा E बराबर -4 गुणा 10⁻³ और हमें यहाँ मान निकालना होता है मॉड ऑफ E का, तो 4 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और ये आ गया वोल्ट, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। और ये जो हमारे चैप्टर 6 से ये क्वेश्चन जो है लिया गया है, चैप्टर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये एक चैप्टर का नाम है, वहाँ से इस टॉपिक को लिया गया है। इसमें हमारे चौथे क्वेश्चन में सारे पार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे 5वां क्वेश्चन। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का। इसमें लिखा है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, और आगे हमसे पूछा है इसमें ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। तो ये हमारा चैप्टर 7 से इस क्वेश्चन को लिया गया है, चैप्टर 7, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, आपको याद हो। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, आप चाहो तो इसकी वीडियो पे जाके देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जो है मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, तो अगर मैं इसके सिद्धांत की बात करूं तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे वर्क करता है, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। और अन्योन प्रेरण एक प्रकार की कैसी घटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित घटना है। तो इसका सिद्धांत हमें पहले बात तो लिखना है।
इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और वैसे भी आप जो है ट्रांसफॉर्मर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इसका न्यूमेरिकल या इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, कुछ ना कुछ, या ट्रांसफॉर्मर में होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियाँ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं यहाँ। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, यहाँ केवल हमें सिद्धांत बताना था, और अभी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी परिपथ बना के उसकी क्रियाविधि को भी एक्सप्लेन करना है। अगर आप सपोज करिए होता पेपर में यह आया होता कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मर आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। और ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये हमारा केवल एसी करंट पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, एसी करंट पर, डीसी पे वर्क नहीं करता है ये। उसका रीज़न है अन्योन्य क्रिया का जो सिद्धांत होता है ये हमारा केवल एसी करंटों पर लागू होता है। तो जो भी हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं या पढ़ते हैं वो हमारे एसी करंट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर। एक होता है स्टेप अप, जो हमसे पूछा गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है स्टेप डाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई मतलब उच्च मतलब ज्यादा, स्टेप अप ये क्या करता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मतलब ऊंचाई। और एक होता है अपचाई, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन क्या करता है, ये जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा है, इसमें हमसे यहाँ पूछा गया है ऊंचाई। तो ऊंचाई का हम लोग इसमें बनाते हैं, पहले इसका परिपथ हम लोग बना लेते हैं। क्या होगा इसका, पहले इसका परिपथ हम लोग बना लेते हैं। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। तो छोटा सा मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर का। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर हो चाहे अपचाई ट्रांसफॉर्मर हो, दोनों की बनावट एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको अंतर बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये इस टाइप से होता है कुछ ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसा कुछ बनावट होती है ट्रांसफॉर्मर की, इस टाइप से कुछ। और यहाँ पर ऐसे मैंने इसका ये डायग्राम बना दिया है। ये पटलित करोड़ हैं, ये नरम लोहे की करोड़, जो कि भंवर धाराओं को कम करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये ऐसे करोड़ है ये आ गया हमारा इसका डायग्राम। और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर ये फेरे लगे होते हैं इसमें, ये इस टाइप से, ये कॉपर के तारों के फेरे होते हैं, ऐसे कॉपर के तारों के फेरे। यहाँ पर भी लगे होते हैं फेरे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से फेरे लगे होते हैं। और यहाँ पर इस टाइप से ये इनपुट देने की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपना ट्रांसफॉर्मर है, कब इसको ऊंचाई बोलते हैं, कब इसको अपचाई बोलते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली, ये है हमारी प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। जो हमारी प्राथमिक कुंडली होती है, इस प्राथमिक कुंडली में अगर फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है,
तो आपको याद रखना है वो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और मोटे तार के फेरे होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और द्वितीयक जो कुंडली होती है इसमें हमारे तार के पतले फेरे और ज्यादा फेरे होते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है? ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये डायग्राम बना के मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिख लेंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये डायग्राम बनाएंगे क्योंकि परिपथ हमसे पूछा गया है, ये हम बना लेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी क्रियाविधि की, तो आप देखिए जब भी हम जिस वोल्टेज को हमें चेंज करना होता है, लो में हाई, लो को हाई में, हाई को लो में, तो याद रखना उसको हम किधर से इनपुट देते हैं? उसको प्राथमिक कुंडली से भेजा जाता है। किधर से भेजते हैं? प्राथमिक कुंडली से भेजते हैं। अब ये जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें अगर मैं फेरों की संख्या की बात करूं, फेरों की संख्या हमारी एन से लिखते हैं हम लोग, फेरों की संख्या हमारी एन है। तो एन पी मतलब प्राथमिक, इसका मतलब है फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में ये कम होती है किससे? एन एस से। मतलब सेकेंडरी जो कॉइल है इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है और दूसरी वाली में फेरों की संख्या कम है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज हमारा क्या आएगा? कम आएगा, तभी तो इधर हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया? कम हो गया। और उधर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में ये वोल्टेज को बढ़ाता है, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज हमें कितने से मिलेगा? सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो हमारा वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब जब वोल्टेज ज़्यादा है तो धारा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? धारा का मान हमारा ज़्यादा होगा प्राइमरी में, और यहाँ पर क्या होगा? धारा का मान कम होगा। तो होता क्या है, जैसे हम यहाँ से वोल्टेज को भेजते हैं तो जब प्रत्यावर्ती धारा होती है, हर एक चक्कर में ये जो लोहे की, ये जो हमने नरम लोहे की करोड़ लगाई है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिस कारण फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? जो फ्लक्स परिवर्तित इसमें होता है वही परिवर्तन फ्लक्स में इसमें होता है। तो फैराडे के नियम से ये लिखने के बाद हम लोग फैराडे के नियम से सिंपली लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे? क्या लगाएंगे इसमें? ई एस इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एस इक्वल टू माइनस डी क्यू बटे में डी टी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरे में क्या लिख देंगे? ई और ये बी पी इक्वल टू माइनस डी क्यू बटे में डी टी। ये फैराडे के नियम से है। तो फैराडे का जो नियम है, हम इन दोनों को भाग कर देते हैं। अब ई एस बटे में क्या आ जाएगा? ई पी इक्वल टू बी एस बटे में क्या आ जाएगा? ये बी पी। और जैसा कि आप जानते हो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर मैं एन और कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एन एस और ये क्या हो जाएगा? एन पी। तो यहाँ से कट के ये क्या जाएगा? ये ऊपर एन एस बटे में एन पी। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिक्मन अनुपात। क्या बोलते हैं? परिक्मन अनुपात। तो यही इसकी सब क्या हो जाएगी? क्रियाविधि हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग ट्रांसफार्मर को, ये हमारा 5th का जो है निपट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें 5वें का खा। इसमें लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, पहला पार्ट हमें दे रखा है, जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। इन तीनों कंडीशन पे हमें जो है समझाना है। तो क्या यहाँ पर होने वाला है? जब हम इनके प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना करेंगे तब का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और जो है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करेंगे तब का इफेक्ट पड़ेगा, और जब हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तब का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए आंसर लिखते हैं इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 5th का खा। 5th का खा क्या हो जाएगा? 5th का खा। तो ये हमारा जो है चैप्टर 2 से लिया गया, जहाँ पर हम संधारित्रों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से ये लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र
क्या होता है सूत्र, ये होता है C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D, एप्सिलॉन नॉट बटे में D। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। यहीं से हमें सारे आंसर्स मिलने वाले हैं इसके। जहां पर C उसकी धारिता है, संधारित्र की धारिता है, K क्या है, जो संधारित्र है हमारा, जैसे मैं छोटा सा डायग्राम में ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके समझने के लिए। जैसे ये हमारा संधारित्र है, 2 प्लेटें होती हैं संधारित्र के अंदर, ठीक दोस्त। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो C इसकी धारिता हो गई, K क्या है, इसके बीच में कोई पदार्थ भरा गया होगा, कोई भी परावैद्युत पदार्थ K, और यहाँ पर ये जो A है ना, इस प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, ये प्लेटों का क्षेत्रफल है। दोनों प्लेटें हमारी जो होती हैं ये एक समान ही होती हैं। और ये जो D है, ये D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा क्या पूछ रहा है हमसे वो। पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसके पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो पहले पार्ट में हमसे क्या लिखा है, प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दें। आप समझ सकते हो, जब हम प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना करेंगे तो होगा क्या। तो मैं यहां से क्या क्या कर सकता हूं, पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं। यहां से मुझे लिखना पड़ेगा C समानुपाती में 1/D कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं कि नहीं। यहां से मैंने क्या कर दिया, D कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाऊं तो C1 बटे में C2 इक्वल टू D2 बटे में D1, अपोजिट है ना मामला, तो ये रिलेशन बनेगा हमारा। इस फार्मूले से मैं C को समानुपाती लिख सकता हूं D के, 1/D के। अब इसमें क्या लिखा है, प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना कर देते हैं। अच्छा C1 पहली बार में इसकी धारिता क्या है, तो मैंने C को C मान लिया है, और यहाँ से मुझे मान ज्ञात करना है C2 का। धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा हमें ये बताना है, C2 का मुझे मान निकालना है। जबकि हमने प्लेटों के बीच की दूरी को कितना कर दिया, दोगुना, तो मुझे D2 का कितना मान लगाना पड़ेगा, 2D, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, D थी। इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2D, और बटे में D1 का मान पहले कितना था, D था। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा C बटे में, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आएगी, C2 का मान आ जाएगा यहाँ से C2 इक्वल टू, C2 का मान आ जाएगा C/2। मतलब क्या होगा, संधारित्र की जो धारिता है, आप देख सकते हो संधारित्र की जो धारिता है वो जस्ट आधी हो जाएगी। देखो ना, पहले हमने C माना था, जब हम इनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। धारिता क्या होती है, आधी हो जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, संधारित्र की धारिता आधी हो जाएगी। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, आधी, क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और दूसरा पार्ट हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो कोई बात नहीं, हम क्षेत्रफल के लिए लगा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, C समानुपाती A, यहाँ से क्या हो जाएगा, C समानुपाती A, C1 बटे में C2, ये हो जाएगा A1 बटे में A2। तो C1 को मैं ये मान रहा हूँ C, और C2 का मान मेरे को निकालना है। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 की प्रारंभ में ये तो A ही है, और आधा कर दिया है ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा, A बटे में 2। इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, C2 की। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा C बटे में C2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2A बटे में A, 2A बटे में A। तो ये हो जाएगा 2A बटे में A। तो कुछ कट रहा है यहाँ से, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ से A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका C2 इक्वल टू C बटे में 2। यहाँ पर भी क्या होगा, धारिता आधी हो जाएगी। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी धारिता जस्ट। और तीसरा इसमें पार्ट हमें क्या दे रखा है, तीसरा पार्ट है इसमें हमारा ये, तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। तो जब हम इसमें परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तब देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। परावैद्युत पदार्थ भरने पर क्या होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ C समानुपाती K, क्या लिख दूंगा मैं, C समानुपाती K। तो यहाँ आ जाएगा C1 बटे में C2 इक्वल टू K1 बटे में K2, K1 बटे में K2।
तो C1 को C बोल देते हैं, C2 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, और K1 तो आपका K है और K2 को मैं K1 बोल देता हूँ। तो C2 कितना हो जाएगा हमारा, C2 हो जाएगा ये आपका जो है CK1 और बटे में कितना आ जाएगा K, मतलब इसकी जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारिता K1 गुना बढ़ जाएगी। तो धारिता क्या होगी इसकी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे इस प्रकार से हम लोग तीनों के तीनों पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का गा। इसमें लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें भी लिखिए, ये हमको बताना है। और ये है हमारा चैप्टर 10 से वेव ऑप्टिक्स। तो आप ये वहां से जाके लिख सकते हैं, मैं या तो बोल दे रहा हूं, आप वहां से लिख लेना। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब लगभग समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर उन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप कहीं तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण। दो प्रकार का होता है हमारा व्यतिकरण। इसमें फिलहाल हमसे प्रकार नहीं पूछे हैं, केवल परिभाषा इसमें पूछी गई है, तुम आप इतना इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूं उसमें व्यतिकरण हमारा क्या होता है, जब लगभग समान आवृत्ति व समान आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप तीव्रता कहीं अधिक हो जाती है और कहीं तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप चैप्टर 10 में जाएंगे और व्यतिकरण टॉपिक आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल हमसे परिभाषा पूछी है, जो मैंने बोल दी आप इसको लिख लेंगे। आगे इसमें लिखा है विवर्तन से क्या अभिप्राय है, ये तो व्यतिकरण हो गया था। ठीक है, विवर्तन क्या होता है, देखिए विवर्तन भी एक हमारा प्रकाश से रिलेटेड एक घटना है। इसमें क्या होता है, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। अगर एक लाइन में मैं समझाना चाहूं तो उसको हम ऐसे बोलेंगे, प्रकाश का नुकीले किनारों से, तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी विवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। तो विवर्तन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं हो गई। आगे हमें इसमें दे रखी है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। आवश्यक शर्तें, तो देखिए पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त ये होती है कि व्यतिकरण कराने के लिए कम से कम हमें दो तरंग स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। पहली शर्त ये हो गई। और हमारे स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, कला संबंध स्रोत। कम से कम दो, पहली शर्त क्या है इसकी, विवर्तन में कम से कम दो स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है और दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। तीसरी शर्त आप इसमें क्या लिखोगे, जो तरंगे आप ले रहे हो वो माध्यम के एक ही दिशा में जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो किरण है वो इधर जा रही है और दूसरी किरण इधर जा रही है, ये ऐसा नहीं चल पाएगा। दोनों तरंगे एक ही तरफ जानी चाहिए। तीन हो गए। चौथा क्या था कि दोनों तरंगों के जो कलांतर हैं वो स्थिर होने चाहिए। कलांतर स्थिर होने चाहिए। कलांतर क्या होता है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कलांतर और कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। ठीक है,
और 5 में क्या है, इसमें दोनों तरंगों के आयाम व आवृत्तियां लगभग समान होनी चाहिए। ये इनकी क्या हो गई, शर्तें हो गई। ठीक, जो मैंने बोला है इसको आप लिख भी सकते हो। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ रहा हूं। इसमें है हमारा 5th का घा। इसमें लिखा है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। ये हमें व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये आपको चैप्टर 3 में मिलेगा, वैद्युत धारा में। ठीक है, तो आप ये वहां से जाके पढ़ सकते हो। मैं अथवा वाला इसको, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये आया भी है इसमें। तो व्हीट स्टोन ब्रिज तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 के लिंक में जाएंगे तो वहां पर किरचॉफ के नियम के बाद आपको मिल जाएगा ये व्हीट स्टोन ब्रिज। किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग होता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसके साथ वाला अथवा वाला न्यूमेरिकल कर रहा हूं। वैसे भी बोर्ड एग्जाम में हमें घा में या तो व्हीट स्टोन ब्रिज करना है या तो जो है ये न्यूमेरिकल करना है। मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं। ये न्यूमेरिकल जो है ये आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज गेन करवाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर यही क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज तो आप कर ही लेंगे। तो ये घा है 5th का घा। 5th का घा क्वेश्चन है ये 5th का घा। इसमें लिखा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, और ये वाला भी हमारा चैप्टर 3 से ही इस क्वेश्चन को लिया गया है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है। तो L1 अनुपात L2 अनुपात L3, इन तीनों का हमें अनुपात दे रखा है। कितना है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ये हमें दे रखा है। और द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है, इनके द्रव्यमानों का अनुपात हमें दे रखा है। कितना दिया है ये, M1 अनुपात M2 अनुपात M3, ये हमें दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। और आगे हमें इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात हमें फाइंड करना है। तो क्या निकालना है हमें, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है। तो आपको याद हो हमने यहां पर चैप्टर 3 में फॉर्मूला पढ़ा था, R बराबर मैं ये लिख दे रहा हूं, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग, R बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसमें, R बराबर रोला पढ़े थे ना, R बराबर रोला पढ़ा था। ये जहां पर R प्रतिरोध होता है और ये जो रो है ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको, L लंबाई होती है और A हमारा क्षेत्रफल होता है ना। चलो हमें R का अनुपात तो ज्ञात करना है, तो हमें इस फॉर्मूले से R की भी जरूरत पड़ने वाली है। रो की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक ही धातु के 3 तार हैं, मतलब धातु एक ही है, 3 तार हैं, मतलब हमारा मटेरियल एक ही है। मटेरियल को चेंज नहीं करा है हमने, पदार्थ को चेंज नहीं किया है, उसने बोल के दिया है कि धातु एक ही है। और जब धातु एक ही है तो रो का मान तीनों के लिए समान होने वाला है। ये मैंने आपको बताया था, ये जो रो होती है ये किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षिक गुण होती है। तो हमें रो भी इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि तीनों में समान होगा। ये रो हमारा आगे चल के कहीं ना कहीं कट जाएगा। जो रो की वैल्यू इस L1 में होगी वही L2 में होगी, वही L3 में होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये तीनों जो तार हैं ये हमारे सेम मटेरियल के एक ही धातु के बनाए गए हैं। हो सकता है तीनों कॉपर के हो, तीनों लोहे के हो, किसी के भी हो, लेकिन धातु चेंज नहीं की गई है। अगर मैं एक ही बात, अच्छा L भी हमें दे रखा है, देखो L का भी हम रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो A है आप देख सकते हो न्यूमेरिकल में कहीं A का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे इस A को यहां से रिप्लेस करना है। इस A को पहले हम हटाएंगे तब हमारा ये सवाल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 मान के आगे सॉल्व करते हैं। इस A को हम लोग यहां से हटाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। A को हम लोग कैसे हटाएंगे, घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, जिसको D से लिखते हैं डेंसिटी। तो आप कहेंगे सर ये तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है।
द्रव्यमान बटा आयतन, यह घनत्व होता है, m इंटू वी, m इंटू वी, m इंटू वी हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं d बराबर m इंटू वी, है ना। अच्छा v क्या होता है? v आयतन है। आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे निकालते हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं इन दोनों का क्या क्या लिख सकता हूं मैं, L इंटू बी हमारा A होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई A होती है, और ऊंचाई का काम कौन करेगा? यहां पर लंबाई कर देगी L। तो इस B की जगह पर मैं लिख सकता हूं M A इंटू में L, मतलब क्षेत्रफल को अगर हम लंबाई से गुणा करेंगे तो आयतन मिल जाएगा हमें, ऐसे हम समझ सकते हैं यहां से। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। तो यहां से A का मान क्या आएगा? A का मान क्या आएगा? मुझे A को यहां से हटाना है, तो A का मान क्या आएगा? यहां से A बराबर आ जाएगा M बटे में DL, M बटे में DL, M बटे में DL। ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अब मैं क्या करूंगा? यहां से समीकरण 1 में लगा दूंगा, समीकरण 1 से। तो ये हमारी समीकरण 1 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से R बराबर रो L, और A की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? यहाँ पर ये हो गया रो L बटे में A के स्थान पर क्या लगा दूंगा मैं? M बटे में DL। ये DL कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर रो L DL बटे में M। तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये रो L स्क्वायर और ये D बटे में M। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस यही तक हमें करना था। अब हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये रो क्या है? रो होती है किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षिक गुण। अगर पदार्थ नहीं चेंज हुआ है, सेम पदार्थ है, तो दोनों का रो का, सभी पदार्थों के लिए रो, मतलब उस पदार्थ में हम जो भी चीजें बनाएंगे उन सभी का रो समान होगा। तो रो की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होने वाली है, ये फिक्स है। लंबाई हमें दे रखी है, और डी क्या है? घनत्व है। घनत्व भी अभिलाक्षिक गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रॉपर्टी होती है। जब तक हम पदार्थ को चेंज नहीं कर देंगे, ना इसका रो बदलेगा और ना इसका डेंसिटी बदलेगी, घनत्व बदलेगा। तो यहां पर हमने क्या किस किस को फिक्स कर दिया है? यहां पर हमारा ये फिक्स है और ये डी फिक्स है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं R समानुपाती L स्क्वायर बटे में M, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब उसके बाद हम बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें मुझे क्या निकालना था? इनका अनुपात निकालना था, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो R1 की जगह मुझे क्या कर देना चाहिए? यहाँ पर यहाँ R की वैल्यू कितनी है? L स्क्वायर बटे में M, तो ये क्या हो जाएगा? L1 स्क्वायर बटे में M1। इसका अनुपात निकालेंगे यहाँ से L2 स्क्वायर बटे में M2, और ये हो जाएगा L3 स्क्वायर बटे में M3। इन सब की वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम लोग। L1 की वैल्यू कितनी है? 3 है इसका अनुपात, 3 का स्क्वायर लगा देंगे, और M1 का मान कितना है? 1 है, लगा दिया यहाँ पर, यहाँ अनुपात निकाल लिया। L2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और M2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, यहाँ लगा दिया। और L3 की वैल्यू कितनी है? L3 है 1, और M3 कितना है? M3 है आपका 3। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 को बटे में लिखना ना लिखना बराबर है, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1:3। इसकी क्रॉस कर देते हैं इधर, तो 9 3 27, और 3 दूनी 6, और यहाँ आ गया आपका 1। तो ये हमारे R1 R2 और R3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग ऐसा सवाल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5th का लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये हमारा चैप्टर 9 में मिलेगा, लाइट रे ऑप्टिक्स में मिलेगा। ये जब हम 2 लेंसों को किस में रखते हैं? संपर्क में रखते हैं, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। और यह है आपका 5th का अड़ा। देखिए कैसे करेंगे इसको। 5th का अड़ा, तो 2 हम इसमें लेंस ले लेते हैं,
ये मैंने लेंस ले लिया, ये अपना पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। ये दोनों लेंस हमारे किस में रखे हैं? संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंस हमारे किस में रखे हैं? संपर्क में रखे हैं। और मान लेते हैं ये वाला जो लेंस है ये L1 है और ये हमारा L2 है। ये L1 लेंस है और ये L2 है। इसकी फोकस दूरी को मैं F1 बोल रहा हूँ, इसकी फोकस दूरी को F2 बोल रहा हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु वस्तु O रखी है और ये कितनी दूरी पर रखी है? U दूरी पर U की वस्तु रखी है। यहाँ पर U दूरी पर U की वस्तु रखी गई है और ये इस पर आपतित हुई और इसका ये प्रतिबिंब है यहाँ कहीं बन गया। कितनी दूरी पर बना ये प्रतिबिंब? ये बना है इसका I डैश, कहाँ? ये बना है B डैश दूरी पर। अब ये वाला जो प्रतिबिंब है इस L2, ये वाला जो प्रतिबिंब बना है I1, ये L1 के कारण बना है और ये जो I1 है ये I डैश है, ये L2 के लिए वस्तु का काम करेगी और यहाँ कहीं पर इसका फाइनल इमेज बनेगा। इसको मैंने मान लिया I और ये कितनी दूरी पर बन रहा है? ये बन रहा है आपका V दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम इसमें L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण से क्या होती है? लेंस समीकरण 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो इसकी फोकस दूरी हमने क्या मानी है? f मानी है, तो ये f1 हो जाएगी इक्वल टू प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/v डैश माइनस का माइनस और ये क्या हो जाएगा? 1/u। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद सेम काम हमें किसके लिए करना है? L2 के लिए। L2 के लिए निकाल लेंगे इसमें। L2 के लिए भी लेंस समीकरण से ही लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। तो 1/f, f की कितनी हो जाएगी वैल्यू? F2। और b प्रतिबिंब की दूरी क्या है? इसके लिए v है। और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? ये काम करेगा वस्तु का, तो ये क्या हो जाएगा? 1/v डैश। क्या हो जाएगा? ये 1/v डैश। तो अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ देंगे। ये लेंस हमारे जोड़े गए ना, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/f2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना है? 1/b डैश माइनस का 1/u और ये हो जाएगा प्लस का 1/b माइनस का 1/v डैश। तो ये v डैश से ये कट जाएगा आपस में, तो ये हो गया आपका 1/f1 प्लस 1/f2 और ये हो जाएगा 1/b माइनस का 1/u। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/f। तो यही आ गया इनकी क्या? संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। और ये जो फोकस दूरी है ये संयुक्त फोकस दूरी है, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी है ये है संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, ठीक। तो ये हमें इसमें प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? चैप्टर 9 में मिलेगा। तो इसमें हमने जो है 3-3 नंबर के 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अनसॉल्व पेपर के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं इनको करेंगे। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन और हैं भी, इनको हम लोग 4 क्वेश्चन है, सॉरी 1 2 3 4 क्वेश्चन हमें और अभी करने हैं। अगर हम इसमें करते हैं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसी भी प्रकार की अगर कोई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।